हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2016 का। और ये जो है सेकंड पेपर है जो कि हुआ था 19 दिसंबर 2016 को ये पेपर हुआ था। और इसमें हम सीडीपी की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जितने भी प्रश्न हैं और ये सभी व्याख्यात्मक हल हैं। हम आपको जो है इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे जितने भी सीडीपी का है। और ये क्लास जो है 6 से 8 तक के लिए जो भी होता है वो हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समय ना लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला दिया है कि निम्न में से थॉर्नडाइक का नियम निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो थॉर्नडाइक का नियम निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो वो आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में। तो जो थॉर्नडाइक का नियम है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन दिया है कि व्यवहारात्मक सिद्धांत जो है, थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे, अतः उन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल की है। और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत दिया था जिसका प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था। तो ये बिल्ली के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने अपना जो व्यवहारात्मक सिद्धांत दिया उसका प्रयोग उन्होंने किस पर किया था। तो प्रयास एवं त्रुटि नामक सीखने का सिद्धांत और इसका प्रयोग इन्होंने किस पर किया था? तो बिल्ली के ऊपर इसका प्रयोग किया था। आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। किसके? सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दिया है कि सीखने की प्रगति की सूचक यानी कि सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, क्योंकि सीखने की मौलिकता, गत्यात्मकता एवं सृजनात्मकता सृजनात्मक कार्यों से संबंधित होती है, अतः सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है। ये दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन जो कि बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। एक अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बंडूरा और वाल्टर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन है कि बंडूरा और वाल्टर यानी कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर ने कब दिया था? 1977 में दिया। अगर पूछ लिया गया कि कब दिया था तो आप बता सकते हैं कि 1977 में दिया था। तो डेट भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन दिए हैं व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम और नैतिकता। तो किसके मापन हेतु? तो जो ऑप्शन नंबर सी है अधिगम के, यानी कि अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि केंद्रीय प्रवृत्ति एक माप है। किसका माप है? तो माध्यिका का, यानी कि माध्यिका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी जो दिया है माध्यिक, इसका जो क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि माध्यिका क्या होती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति एक सांख्यिकीय विधि है जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। और इसके अंतर्गत माध्य, माध्यिका यानी मीडियन और मोड यानी बहुलक आते हैं। तो यानी कि माध्य, मीन, मीडियन, माध्यिका और मोड बहुलक आते हैं इसके अंतर्गत। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन शेष से भिन्न है। तो कौन भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर बी 16p.f। तो 16f जो pf जो है ये अन्य 3 में से भिन्न है। कैसे? तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन दिया है कि अन्य 3 विकल्प TAT यानी कि क्लाउड, पिक्चर, टेक्स्ट और ड्रॉ ए मैन टेस्ट, ये तीनों क्या है? प्रक्षेपी तकनीक है, जबकि 16pf कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है। तो ये इससे आप जो है अच्छे से इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? हॉलिंगवर्थ, हैविघस्ट, जीन पियाजे या हॉल। तो आइए जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन दिया है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट हैविघस्ट थे। कौन थे? हैविघस्ट थे। तो ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हैविघस्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। किसने किया? तो टोरेंस ने किया। ऑप्शन नंबर बी टोरेंस राइट आंसर हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि टॉरेंस ने ये कब किया, तो इसका निर्माण जो है टॉरेंस ने 1971 में किया, जिसका अत्यधिक व्यापक प्रयोग किया गया। इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर है कि अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, यानी इन चारों में से कौन जो है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम जो है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि अधिगम के 3 प्राथमिक नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए थे, जिनमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम एवं अभ्यास का नियम। पहला हो जाएगा तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है अभ्यास का नियम। ये 3 जो है थॉर्नडाइक द्वारा नियम दिए गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो केस अध्ययन में ऑप्शन नंबर ए, केस अध्ययन राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या किया जाता है, ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग यानी केस स्टडी में किया जाता है, केस अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, चिंतन, स्मृति, अधिगमंत्रण, बौद्धिक विकास, क्या कहते हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है कि अधिगम अंतरण क्या कहते हैं, अधिगम अंतरण कहते हैं। तो एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करना क्या कहलाता है, अधिगम का अंतरण कहलाता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, कौन होता है, तो उपक्रम होता है। कौन, प्रिपरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपक्रम होता है। कौन सा सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है, तो एक्सप्लेनेशन दिया है कि जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण क्या है। एक चरण क्या है, उपक्रम, दूसरा क्या है, उद्भव, और तीसरा क्या है, उद्भासन, और चौथा क्या है, मूल्यांकन होता है। तो ये आप चारों चरणों को जो है तैयार कर लेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है कि ने प्रत्यय व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, तो किसने भूल, प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। अभी हमने ऊपर बात की थी, इसका प्रयोग उन्होंने बिल्ली पर किया था और इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1898 में किया था। दोस्तों ये प्रश्न जो पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो आपके लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको पैटर्न पता चलता है कि कैसे प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पिछले ईयर के जितने भी प्रश्न पेपर हैं वो आप एक बार सॉल्व कर लें, अच्छे से समझ लें, और बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं, कौन है उक्त परिभाषा देने वाले, एम एलिगमन, एस फ्रायड, जी डब्ल्यू अल्पोर्ट या ई जे डेशिल। तो कौन है, तो जी डब्ल्यू अल्पोर्ट ने परिभाषा दी थी, किसके संबंध में, व्यक्तित्व के संबंध में 1937 में परिभाषा दी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सीखने में पलायन आधारित है, सीखने में पलायन आधारित किस पर, सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर, किस पर आधारित है, तो सीखने में पलायन जो है नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और कहीं उदाहरण दिया है कि यदि विद्यालय में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो वह विद्यालय कभी कभी अथवा नहीं आते। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी और अथवा कभी नहीं आते हैं। ये जो है नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है। अगला प्रश्न है 16 नंबर है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम में संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं, अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी स्वर विज्ञान सही ऑप्शन हो जाएगा। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तर्क करना जो है स्मृति का आयाम नहीं है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन दिया है कि स्मरण से तात्पर्य पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाने में होता है, और स्मरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 4 तरह की प्रक्रियाएं होती है। पहला होता है सीखना, चारण करना, प्रत्याहान और पहचान करना। तो ये 4 जो है उपक्रियाएं होती हैं। अगला आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि TAT द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था TAT, TAT जो है मरे के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी मरे जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? तो संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या आक्रामकता। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? कुंठा या फ्रस्ट्रेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? कौन सा कारक? तो आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के आधार पर ही हमारी आँखों का रंग नीला, काला या ब्राउन हो सकता है। तो आँख के रंग को आनुवंशिक कारक क्या करते हैं? कारण प्रकाशित या प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? किसके? तो बुद्धि के मापन से जो है आधार आयु किसके मापन से संबंधित होती है? तो बुद्धि के मापन से संबंधित होती है, जो कि दिया है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। इसका सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर आधार आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। और इसे सबसे पहले 1912 में किसने दिया था? विलियम ईस्टर ने इसे दिया था 1912 में। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र किसने दिया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? ये विस्थापन का उदाहरण है। यानी कि इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अन्य संवेग प्रतिक्रिया किसी अन्य पर उपसंवेग का विस्थापन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं? तो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो किसने दिया था? तो कोहलर ने दिया था गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। यानी कोहलर एवं कोफका सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत यानी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं कि इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन दिया है कि फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो भागों में बांटा है। पहला जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। और जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। तो ये आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि अहम निर्देशित होता है किसके द्वारा? तो अहम जो है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो दिया है कि अहम जो है वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, और जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं, पराअहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है कि कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है? तो भूख कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी भूख कम हो जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कालीसिस्टोकाइनिन क्या है? एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो उससे प्राणी में भूख कम लगती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो आप जो है वो जो फार्मूला बताया गया बुद्धि लब्धि निकालने का, तो आप उससे भी इसको निकाल सकते हैं। तो आइए इसका जब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है 12 वर्ष, यानी कि आंसर तो 12 वर्ष दिया। आप देखेंगे बुद्धि लब्धि से कैसे निकाला उन्होंने। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी कि बुद्धि लब्धि दिया है 75 दिया है और उसकी वास्तविक आयु 16 वर्ष है। तो इससे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 वर्ष। तो आप इस फार्मूले के आधार पे जो है बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु या क्या वास्तविक आयु कुछ भी आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? तो मस्तिष्क तथा मेरुदंड। मस्तिष्क तथा मेरुदंड में जो होते हैं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। और केंद्रीय तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड आते हैं। अगला प्रश्न है कि मनोग्रस्त बाध्यता विकृति एक है, कौन सी? तो ऑप्शन नंबर सी चिंता विकृति है। मनोग्रस्त बाध्यता विकृति क्या है? एक चिंता विकृति है। एक्सप्लेनेशन दिया है कि मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है, और रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता एवं अतार्किक स्वरूप को भलीभांति समझता है और उनसे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं, अतः
यह एक क्या है, एक चिंता विकृति है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया, किसके द्वारा? पावलोव, स्किनर, फ्रायड या युंग के द्वारा। तो सामूहिक अचेतन प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो युंग के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी युंग राइट आंसर हो जाएगा। और इसको दो भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। युंग ने अचेतनता को दो भागों में बांटा, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। दोस्तों हमने जो है आपका जो 2016 का जो है सेकंड पेपर था, यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए, वो हमने कवर किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।